हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल ग्रो अप विद साइंस। तो जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा हुआ था सेम चीज़ आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं। बस उसका जो पोजीशन है वो क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। ठीक है, तो आज फिर से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, लेकिन इस बार जो पॉइंट है उसकी पोजीशन डिफरेंट होगी। ओके, तो इस वाले टॉपिक का नाम है हमारा निरक्षी या अनुप्रस्थ स्थिति। ठीक है, फिर से आप लोगों को मोस्टली बुक में निरक्षी स्थिति मिलेगी, लेकिन आपको क्या याद रखना है, अनुप्रस्थ स्थिति। ओके, इंग्लिश में बोलूं तो इसे बोलते हैं ब्रॉड साइड। ये भी आप लोगों को बहुत ही आराम से बुक में मिल जाएगा, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों को भी क्या याद रखना है, इक्वाटोरियल याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो इस पोजीशन के ये दो नाम हैं, आप लोगों को ये वाला नाम याद रखना है क्योंकि ये नाम तो ऐसे भी याद हो ही जाएगा। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करें। तो चलो देखते हैं इस वाली पोजीशन में भी क्या रहेगा, हमारे दो डाइपोल्स रहेंगे। चलो देखते हैं। तो हमारे पास दो डाइपोल, डाइपोल मतलब कि क्या, वैद्युत द्विध्रुव, मतलब कि सिंपल है, कुछ नहीं है, दो पॉइंट रहेंगे और दोनों पॉइंट पे क्या रहेंगे, चार्ज रहेंगे अलग अलग। ओके, तो चलो मैं बना लेता हूं। तो ये हो गया एक पॉइंट, इसको मैं नाम दे देता हूं बी, और ये हो गया मेरा एक पॉइंट, इसको मैं नाम दे देता हूं ए। ओके, ए बी। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, ए पे मैं रखता हूं प्लस क्यू चार्ज, बी पे रखता हूं माइनस क्यू चार्ज। आप लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज करेंगे डायग्राम भी चेंज होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो समझदारी से चेंज करना। यहां पर आ गया प्लस क्यू चार्ज, यहां पर आ गया माइनस क्यू चार्ज। ओके, इतना क्लियर है। अब इन लोगों का मिड पॉइंट क्या होता था, हमेशा ओ होता था। तो इस बार भी इनका मिड पॉइंट क्या होगा, ओ। यहां तक क्लियर है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता था बच्चों, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता था 2l। ओके, तो 2l, और हम पहले से ही जानते हैं कि ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु है। इसका मतलब ये है कि a से b को ये क्या करेगा, दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये o से b हो जाएगा l, और a से ob क्या हो जाएगा, l। यहां तक क्लियर है सभी को? इतने में किसी कोई डाउट हो तो बता सकते हो। ओके, तो ये हो गया L। अब हमको जो इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है जिस पॉइंट पे, वो कहां पर होगा बच्चों, वो ठीक इन दोनों डाइपोल के बीच में होगा, दोनों द्विध्रुव के बीच में होगा। ठीक है, तो ये यहां पर होगा क्या, P। ये हो गया क्या यहां पर, P। ठीक, अब इस P पर ही हमको क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब सिंपल चीज ये है समझना यहां पर कि यहां पर प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, तो प्लस क्यू चार्ज के कारण ये भी प्लस है, तो ये क्या करेगा, पुश करेगा, फिर से वही रिपल्सन, प्रतिकर्षित करेगा। तो ये कुछ ऊपर की ओर जाएगा क्योंकि वो प्रतिकर्षित कर रहा है, रिपल्सन कर रहा है इसलिए। ठीक, और ये क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक, तो किधर जाएगा, ये नीचे की तरफ आएगा, मतलब इस साइड पे, सॉरी, इस साइड पे। ओके, यहां तक क्लियर है। अब देखो, फिर से समझने वाली बात यह है कि एक ऊपर की तरफ पुश कर रहा है। अच्छा, ये जो ए से होगा इसको हम क्या नाम दे देंगे, E1, जैसे पिछले बार दिए हुए थे। और ये अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, इसका क्या नाम देंगे हम बच्चों, E2। ओके, तो सिंपल से समझने वाली बात यहां पर यह है कि अगर एक ऊपर की तरफ पुश करेगा, धक्का देगा मतलब प्रतिकर्षित करेगा, और एक अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा, तो इनका रिजल्टेंट मतलब कि परिणामी कहां जाएगा, एज ऑब्वियस है, ऊपर और नीचे ना जाकर के कहां जाएगा बच्चों, बीच में जाएगा। वेरी गुड, तो ये कहां जाएगा, बीच में, यहां पर। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, E। तो ये ना ऊपर गया ना नीचे गया, कहां गया बच्चों, बीच में गया। ठीक, सेकेंड चीज देखिए, यहां पर एक एंगल बन रहा है, तो यहां पर जो एंगल बनेगा उसका नाम मैं क्या दे दूंगा बच्चों, थीटा। ठीक, यहां पर भी जो एंगल बनेगा उसका नाम मैं क्या दे दूंगा, थीटा। ओके, अब P और O दोनों पॉइंट को हम क्या कर देंगे, ज्वाइंट कर देंगे कुछ इस तरीके से।
तो ये हमारा क्या बन गया बच्चों, डायग्राम। ठीक है, किसका, निरक्षीय स्थिति मतलब ब्रॉड साइड का। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, तो सिंपल सा फिर से बोल देता हूं। अच्छा, अब मैं फॉर्मूला बताता हूं, उसके बाद मैं इसका एक इंट्रो दूंगा डायग्राम का। ठीक, तो समझते हैं। इसमें फॉर्मूला फिर से वही पुराने फॉर्मूले यूज होंगे। ओके, तो पहला फॉर्मूला किसका यूज होगा बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, मतलब कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका क्या हो जाएगा, E इक्वल टू, फिर से वही E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। तो 1/4πε0 क्या है बच्चों, ये है आप लोगों का नियतांक, कांस्टेंट वैल्यू है जो चेंज नहीं होती है कभी भी। Q क्या है, चार्ज है, R क्या है, डिस्टेंस है। इतना क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं सेकंड। यहां पर कम फॉर्मूले लगेंगे, बहुत इजी फॉर्मूले लगेंगे। सेकंड आता है बच्चों आप लोगों का पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा सॉरी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिख लेना आप लोग। ठीक है, अब लगेगा यहां पर क्या, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय, थ्योरम, प्रमेय मतलब थ्योरम। ठीक है, क्या होता है बच्चों, हिंदी में पहले बता देता हूं। ये होता है कर्ण स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ओके, इंग्लिश में ये होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इतना क्लियर है? तो ये आप लोगों का क्या हो गया, पाइथागोरस थ्योरम हो गया। ठीक, सिर्फ और सिर्फ ये दो फॉर्मूले लगेंगे बच्चों, और ये दो फॉर्मूले से ही हमारा आ जाएगा। एक और है थर्ड, जो कि 10th का फॉर्मूला है। ये भी 10th का ही फॉर्मूला है आपका वैसे। ठीक है, तो ये है आपका कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, हिंदी में पहले बता देता हूं, आधार बटे कर्ण। ओके, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, तो हमारे ये सिर्फ और सिर्फ ये तीन फॉर्मूले यूज होंगे बच्चों। ठीक है, इस पूरे थ्रू आउट इस डेरिवेशन में। उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले कभी भी हम कोई भी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमको क्या देना होता है, उसका इंट्रोडक्शन। वेरी गुड, तो इंट्रोडक्शन देते हैं, पहले हिंदी में बताऊंगा फिर इंग्लिश में बता दूंगा। ओके, चलो समझते हैं। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं। माना एक द्विध्रुव ए बी है, जहां ए पर प्लस क्यू आवेश और बी पर माइनस क्यू आवेश उपस्थित है। इन दोनों द्विध्रुव के बीच की लंबाई 2l है। इन दोनों द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। खत्म, समझ में आ गई बात? चलो इंग्लिश में बोल देता हूं। कंसिडर a dipole A and B where A having plus Q charge, B having minus Q charge. Their distance is 2l, midpoint is O. From midpoint O to R distance there is a point P in which we have to find out the intensity of electric field या फिर electric field intensity। आ गया समझ में? देखो बच्चों, मैं पहले ही बोल चुका हूं और इस बार फिर से बोल रहा हूं कि आप लोगों को ना बस लिखना है। ये साइन जो दिख रहे हैं वो दिखाना है, बाकी चेकर कभी चेक नहीं करता है, थ्योरी को पढ़ने नहीं बैठता है, कभी नहीं पढ़ता है वो, क्योंकि उसके पास उतना टाइम ही नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग बस लिख देना, याद से लिख देना, बस लिख देना। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। तो सबसे पहले पॉइंट ए पर रखे ये प्लस क्यू जो चार्ज रखा हुआ है, उसके कारण
इस P पर इंटेंसिटी क्या होगी ये देखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बिंदु A पर रखे प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, इंग्लिश में बोलूंगा बच्चों तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज एट पॉइंट A। आ गया समझ में? आप लोग लिख लेना इसको, ठीक है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश लिखने के लिए स्पेस नहीं है ना, इसलिए सो सॉरी। बाकी मैं बोल दे रहा हूं। ओके, आपको डाउट होगा तो पीछे जाके फिर से देख लेना। अब ये हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है बच्चों, ये वाला फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0। ठीक है, Q तो वैसा ही रहेगा क्योंकि मैंने पहले ही बोला है P पर क्या है, प्लस चार्ज है। माइनस भी रख सकते हो लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कैलकुलेशन, इसलिए इसको प्लस ही रहने देना। ठीक, अब आर स्क्वायर, आर क्या है, डिस्टेंस है बच्चों। यहां पर डिस्टेंस क्या है ये ध्यान देना। ठीक है, तो यहां पर डिस्टेंस क्या है, ए से पी के बीच का निकाल रहे हैं, तो यहां पर डिस्टेंस क्या आएगा, ए पी आएगा। तो आर ना लिख के हम क्या लिखेंगे, यहां पर ए पी स्क्वायर लिखेंगे। इतना क्लियर हो गया? इतने में किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जो भी इक्वेशन आपका बनता है बच्चों उसको हमेशा बॉक्स में डालो, आदत डालो बॉक्स में डालने का। ठीक, चलो अब नेक्स्ट आ जाते हैं। अब ए पे निकाल लिए, अब किस पे निकालेंगे हम लोग, बी पे निकालेंगे। ओके, तो फिर से हो जाएगा ये क्या, बिंदु बी पर रखे -Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, मैं यहां पर कारण लिखना भूल गया हूं, आप लोग लिख लेना। ओके, अब हाँ इंग्लिश में बोल देता हूं। इंग्लिश में हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू -Q चार्ज एट पॉइंट B। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। अब सेम फॉर्मूला है। अच्छा, एक गलती मैंने की। अब ध्यान देना, यहां पर A के कारण इंटेंसिटी क्या है बच्चों, E1 है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या डाल देंगे, E1। ओके, और B के कारण इंटेंसिटी क्या है बच्चों, E2 है, तो हम यहां क्या लिखेंगे, E2 इक्वल टू सेम फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0। ये कभी चेंज नहीं होता, इसीलिए तो इसको कांस्टेंट बोलते हैं। प्लस Q तो प्लस Q। अच्छा, अब डिस्टेंस चेंज होगा भाई, ध्यान रखना। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, B से P हो जाएगा, तो ये हो गया BP होल स्क्वायर। ओके, अच्छा ये भी हो गया हमारा क्या, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ध्यान देना बच्चों कि देखो AP और BP दोनों तो इक्वल हैं आपस में, है कि नहीं? भगवान आंख दिया है भाई, देख लो एक बार आंख से, उसी आंख से। तो AP और BP क्या आपस में इक्वल है, तो AP और BP इक्वल है, इसलिए इनकी जो इंटेंसिटी है E1 और E2 ये भी आपस में क्या हो जाएगा बच्चों, ऑब्वियस है क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक, तो चलो लिख लेते हैं यहां पर। चूंकि मैं इंग्लिश में बोलूंगा एक बार, ठीक है, अभी हिंदी में लिख रहा हूं। चूंकि AP इक्वल टू BP, इसलिए तीव्रता E1 इक्वल टू E2 होगा। क्लियर है? तो इंग्लिश में लिखेंगे बिकॉज ऑफ AP इक्वल टू BP, दैट इज वाई देयर इंटेंसिटी E1 इक्वल टू E2। यहां तक क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट? वेरी गुड, नहीं होना चाहिए। अब यहां पर हम क्या निकालेंगे बच्चों, परिणामी तीव्रता, मतलब कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी।
तो ये हो जाएगा अतः परिणामी तीव्रता, इंग्लिश में बोलूं तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो ये क्या होगा, ध्यान देना, E इक्वल टू रिजल्ट निकलता है तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो ये हो जाएगा E1 प्लस E2, ठीक। लेकिन इसके साथ एक और चीज मल्टीप्लाई में आएगी, और वो क्या है, ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर एंगल दिख रहा है कि नहीं, भगवान आंख दिया उसी आंख से देखो। तो वहां पर एंगल आया तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, कॉस थीटा। यहां पर भी क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। ओके, यहां तक क्लियर है सभी को। अब बात यहां पर ये आती है भैया कि कॉस थीटा ही क्यों, साला साइन थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सब क्यों नहीं, सिर्फ कॉस थीटा ही क्यों, है ना। और अगर नहीं आता है तो आना चाहिए, शर्म कर लो थोड़ा दिमाग में क्वेश्चन की ये क्यों आया, ठीक। एकदम सिंपल चीज है कि एंगल है तो कॉस ही क्यों है, साइन क्यों नहीं है। तो यहां पर देखो, ये जो एंगल बन रहा है, जो थीटा जो एंगल बन रहा है बच्चों, ये किस किस को टच कर रहा है, ये देखो, ये वाली लाइन को टच कर रहा है और ये वाली लाइन को टच कर रहा है, ठीक। तो एक ट्रायंगल में, मतलब त्रिभुज में, ट्रायंगल में, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आधार, मतलब बेस बोलते हैं, ठीक। और इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, कर्ण, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। तो ये टच किसको किसको कर रहा है, बेस और हाइपोटेनस को। और उससे रिलेटेड फॉर्मूला कौन सा होता है बच्चों, कॉस का होता है। सिर्फ और सिर्फ इसलिए हम यहां पर क्या यूज करते हैं, कॉस यूज करते हैं, ठीक है। अपने टीचर से एक बार पूछ के देखना, डेफिनेटली वो क्या बोलेंगे, फॉर्मूला है, रीजन नहीं बताएंगे। बहुत कम लोग को पता होता है, और उन कम लोगों में से मैं भी एक हूं, ठीक है। अब तुम लोग भी हो गए हो, तुम लोग को भी पता चल गया है सीक्रेट। चलो अब यहां पर लिखेंगे बिकॉज E1 इक्वल टू E2, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, E इक्वल टू E1 कॉस थीटा प्लस E2 के जगह में क्या लिख सकता हूं, E1 इक्वल है दोनों इसलिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, E1 कॉस थीटा। ओके, अब ये E इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E1 क्या हो जाएगा, 2E1 कॉस थीटा। इतना क्लियर है। इतने में किसी कोई तकलीफ हो तो बता सकते हो, बिल्कुल बिंदास बता सकते हो, ठीक। चलो यहां तक समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा E इक्वल टू 2E1 कॉस थीटा, वेरी गुड। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 2, और ये हो गया हमारा क्या, थर्ड, ठीक। अब इक्वेशन नंबर 3 पे अपन क्या हो गए हैं, पहुंच गए हैं बच्चों, ठीक है। अब हमको कुछ कुछ वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसे कि जस्ट बिकॉज मैं E1 लिया हूं तो यहां पर किसकी वैल्यू पुट करूंगा, E1 की, और E1 की वैल्यू पुट करूंगा तो ये तो पता है, ये भी पता है। AP की वैल्यू पता है क्या आप लोगों को, अरे नहीं पता है भाई, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, जस्ट बिकॉज हमको यहाँ पे E1 की वैल्यू पुट करनी है, और E1 की वैल्यू पुट करने के बाद हमारा क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए, इसलिए हम वहां पर किसकी वैल्यू निकालेंगे, AP की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। और AP की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है, ठीक है। चलो, तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे AP की वैल्यू निकालने के लिए। उसके बाद यहां पर क्या है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की भी वैल्यू हमको क्या करनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहां पर देखो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये वाला बन रहा है और एक ये वाला बन रहा है। हमको इस वाले से मतलब है, ठीक है। चाहो तो इसको ये वाले से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी मर्जी है, तुम समझ जाओगे, ठीक है। मैं ये वाले से कर रहा हूं, ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, ये वाला हटा रहा हूं, ठीक है। तो त्रिभुज लिखूंगा यहां पे मैं, त्रिभुज क्या है ये ट्रायंगल, AOP, AOP से या में
पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, इंग्लिश में बोलूंगा तो ये हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम ए ट्रायंगल AOP। ठीक, AOP में पाइथागोरस लगा रहे हैं अपन लोग। ठीक है, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो बच्चों देखो यहां पर मैं इसको फिर से ऐसा एक ट्रायंगल बना लेता हूं। ठीक है, ये हो गया हमारा A, ये हो गया O और ये हो गया P। तो देखो ये बेस होगा मतलब आधार होगा, तो इसको मैं लिख लेता हूं आधार। ठीक, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बेस। ओके, ये होगा क्या, कर्ण। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, ये होगा क्या तुम्हारा लंब, इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसमें मैं क्या लगाऊंगा, पाइथागोरस, ये वाला। ठीक है, तो बच्चों कर्ण स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये AP स्क्वायर होगा। तो ये हो जाएगा बच्चों AP स्क्वायर इक्वल टू, AP स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो लंब स्क्वायर मतलब बेस, सॉरी लंब मतलब होता है परपेंडिकुलर, आधार मतलब होता है बेस। ठीक है, तो लंब स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, इधर देखो ये है OP, तो ये हो जाएगा OP स्क्वायर प्लस। ठीक है, फिर आ जाएगा आधार स्क्वायर मतलब बेस स्क्वायर, बेस क्या हो जाएगा बच्चों, OA, तो ये हो जाएगा OA स्क्वायर। यहां तक क्लियर है सभी को, पाइथागोरस लगा है सिंपल सा। ठीक, अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं अपन लोग, तो ये हो जाएगा AP स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, OP की क्या वैल्यू देखो तो, OP की वैल्यू है R। ठीक है, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस OA की क्या वैल्यू है, OA की वैल्यू है क्या, L, तो ये हो जाएगा क्या, L स्क्वायर। यहां तक क्लियर सभी को। ठीक है, तो हमको AP स्क्वायर की यहां पर वैल्यू मिल गई है, इसको मैं क्या कर देता हूं, बॉक्स में डाल देता हूं। इक्वेशन दे दे क्या, 4 दे देते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी ट्रायंगल में, इसी वाले में हम क्या लगाएंगे, कॉस थीटा लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, ये देखो आधार बटे कर्ण मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो बेस क्या है बच्चों यहाँ पे, OA, तो ये हो जाएगा OA, और हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे, AP या PA जो भी है। ठीक है, तो इसको ले लेते हैं PA। ओके, वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू OA की क्या वैल्यू है, देखो OA की वैल्यू L, तो ये हो जाएगा L अपॉन PA की वैल्यू, PA को मैं AP कर देता हूं क्योंकि यहां AP लिखे अपन। ठीक है, AP, तो AP की वैल्यू तो हमने निकाली ही नहीं, चलो इसको निकाल लेते हैं, मैं इसको यहां मिटा दे रहा हूं। ठीक है, अभी तो AP की वैल्यू कैसे निकलेगी, AP इक्वल टू स्क्वायर उधर जाएगा, जब वर्ग पक्षांतर होता है बच्चों तो क्या बन जाता है, वर्गमूल बन जाता है। याद रखना, बोलने का मतलब है अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अंडर रूट में, याद रखना ना कैसे होता है वो मैं बाद में बताऊंगा, जब मैं मैथ्स की क्लासेस लूंगा ना तो उस टाइम पे बता दूंगा। ठीक, तो स्क्वायर जब ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहां तक क्लियर है, तो ये हो गया आप लोगों का इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं किस पे, फिर से वही cos थीटा में, तो cos थीटा इक्वल टू इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, बेस क्या है, OA अपॉन AP, तो AP। ठीक, OA की वैल्यू क्या है बच्चों, L, तो ये लगा दिया हमने L। AP की वैल्यू क्या है, देखो AP की वैल्यू यहां से लेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक, इतना क्लियर हो गया, तो हमको कॉस की वैल्यू यहां पर मिल गई। यहां तक क्लियर है, इसको भी हम क्या करते हैं, बॉक्स में डाल देते हैं। ठीक, अब सीधा आ जाते हैं किस पे, अब आ जाते हैं इक्वेशन 3 पे। ठीक, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 लिखूंगा मैं इसको समीकरण 3 से। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 3 समीकरण 3 से। ओके, तो ये हो जाएगा बच्चों क्या है, ये E इक्वल टू
टू E1 कॉस थीटा, एक बार नॉर्मली लिखना होता है, ठीक है, उसके बाद ही आप लोगों को क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करना है, ठीक। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और फ्रॉम इक्वेशन इसको भी दे देते हैं 6, समीकरण किससे किससे, समीकरण 1 व 6 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 6। क्लियर हो गई बात? चलो देखते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा E इक्वल टू 2 का 2 ही रहेगा, E1 की वैल्यू कहाँ गई, E1 की वैल्यू यहाँ से रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन, ठीक है, AP स्क्वायर है, तो मैं सीधा यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ ना AP स्क्वायर का। क्या है AP स्क्वायर की वैल्यू, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। आप लोग चाहो तो स्टेप बढ़ा सकते हो, मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। इनटू कॉस थीटा की क्या वैल्यू है, ये है कॉस थीटा की वैल्यू, ये हो जाएगा क्या, L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक। यहां तक क्लियर है? ओके। अब देखो बच्चों, याद है एक और फॉर्मूला, चौथा फॉर्मूला मैं बताना भूल गया, जो कि मैं पिछले क्लास में बता चुका हूं। ये क्या है आप लोगों का, द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट, ये होता है बच्चों P इक्वल टू 2QL, ठीक है, याद रखना ये वाला फॉर्मूला बहुत यूज होगा इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो 2QL दिख रहा है, तो 2QL की जगह हम क्या लिख लेंगे अपन लोग, ये लिख लेंगे पूरा, ठीक। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, तो ये हो जाएगा E इक्वल टू 2QL, यहां पे लिख देता हूं मैं, बिकॉज ये पूरा स्टेटमेंट लिखना ना आप लोग, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। P इक्वल टू 2QL, ठीक है, इसलिए दैट इज वाई E इक्वल टू क्या हो जाएगा 2QL, पूरे के जगह में मैं क्या लिखूंगा, सिर्फ और सिर्फ P लिखूंगा। तो सबसे पहले लिख लेता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहां पर क्या आ जाएगा P, पूरे की जगह में क्या आ जाएगा P। अब एक चीज ध्यान से देखना, बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं आप लोगों को मैं, ठीक है। बात ऐसी है कि जो अंडर रूट होता है ना बच्चों, अंडर रूट मतलब वर्गमूल, इसका वैल्यू जो होता है, ये 10th में ही पता चल जाना था आप लोगों को, इसकी वैल्यू जो होती है ना, ये होती है आप लोगों की, क्या होती है 1/2, क्या होता है 1/2 होता है, याद रखना, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, पावर में कुछ है क्या इसके, कुछ नहीं है, अरे स्क्वायर नहीं बन रहा मेरे से, पावर में कुछ नहीं है मतलब 1 मान के चलो, ठीक। और इस ये वाले को लिख लेता हूं मैं 1/R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। इसके ये अंडर रूट है, तो अंडर रूट को क्या बोलते हैं बोला बच्चों मैंने, अंडर रूट को क्या बोलते हैं 1/2 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या 1/2, ठीक। अब तुम लोगों को एक और फॉर्मूला पता होगा, जो कि तुम्हारे साथ 6 या 7th में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, A की पावर m इंटू A की पावर n इक्वल टू A की पावर m प्लस n होता है। मतलब अगर नीचे वाला सेम होता है तो ऊपर वाला क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, सिंपल। ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो अप्लाई करते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, P अपॉन, ये देखो ये दोनों सेम है, बस पावर क्या है अलग अलग है ना। तो दोनों सेम है, तो जब दोनों सेम रहता है तो कितने बार लिखते हैं, एक बार, तो लिख लेते हैं एक बार R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है, ओके। और क्या हो जाएगा, और इसके जो पावर है वो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 1 + 1/2, ये हो जाएगा 1 + 1/2।
चलो मैं यहाँ पर इसको ना नीचे में आप लोगों को सम करके बता देता हूँ कि 1 + 1/2 कितना होता है सम करने में, ठीक है, क्लियर है। चलो तो ये हो जाएगा 1 + 1/2, इसके अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, मैंने पहले ही बताया मल्टीप्लाई कर देना, 2 एकम 2, 2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तिर्यक गुणा मतलब, तो 2 एकम 2 प्लस 1 एकम 1, ठीक, ये हो जाएगा क्या 2 एर 3, 3/2, 3/2 होगा, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 3/2। तो चलो मैं वहां डायरेक्ट लिख लेता हूं, ठीक, तो ये हो जाएगा बच्चों 3/2, ओके। तो E = 1/4πε0 P/r² + l², इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी 3/2। यही तुम लोगों का आंसर है, लेकिन अभी एक स्टेप और बचा है, ठीक है, जैसे पिछले वाले में एक स्टेप बचा था ना, वैसे ही इसमें भी एक स्टेप और बचा है, ठीक। अब वो स्टेप क्या है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, ये जो L होती है ना, L, इसकी वैल्यू बहुत ही छोटी होती है, बहुत ज़्यादा छोटी होती है, 0.00 समथिंग कुछ होता है, इतना छोटा होता है कि इसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पर कि L का मान न्यूनतम है, अतः इसकी उपेक्षा मतलब होता है बच्चों नेगलेक्ट, की जा सकती है। Just because the value of L is very minimum, so we can neglect the value of L, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। चलो तो क्या हो जाएगा, ये आगे देख लेते हैं। अब मैं इसको दूसरे कलर में कर ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से सीधा स्ट्रेट नीचे, तो ये हो जाएगा E = 1/4πε0, ठीक है, P/, अच्छा L हट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा बच्चों, r² बचेगा, पावर में क्या है 3/2, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा 3, तो E = ये जाएगा 1/4πε0 P/r³, ये आप लोगों का क्या है बच्चों, फाइनल आंसर है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, मैंने कोशिश की अच्छे से समझाने की, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार, सब्सक्राइबर वैसे ही बहुत कम है मेरे, ठीक है, लाइक कर देना, कमेंट में जो चाहे कर दो, हार्ट का डाल देना, थम्स अप डाल देना, किस वाला डाल देना, जो डालना डाल देना, बस डाल देना, कुछ भी लिख देना, बस गाली मत लिखना, ठीक है। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, ठीक है।